हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस सिविल फेयर। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो या यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, टीचिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बात हमेशा कॉमन है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमेशा एनसीईआरटी से ही बनती है। इस सीरीज में ना हम एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि कंसेप्ट्स को डीपली समझेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कवर करेंगे। मैं आपको हर टॉपिक को एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये कंसेप्ट्स काम आए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास 10th की ज्योग्राफी से। तो हम अपनी इस एनसीईआरटी सीरीज़ को, जो कि एक फाउंडेशनल कोर्स है, इस फाउंडेशन को हम बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ हम शुरुआत 10th क्लास की ज्योग्राफी से करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो हम पानी यूज़ करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बिजली का हम इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। क्या आपने सोचा है कि इन सभी चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है? इन सब के पीछे एक ही कंसेप्ट आता है, वो है आपका रिसोर्स का कंसेप्ट। लेकिन क्या हर एक नेचुरल चीज़ रिसोर्स होती है? हवा, पानी, जंगल, मिनरल सब ऑटोमेटिकली रिसोर्स बन जाते हैं क्या? और अगर रिसोर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं तो फिर दुनिया में रिसोर्स का क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रही है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमें सब कुछ जवाब जो है इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर के एंड तक आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, आप समझ जाएंगे रिसोर्स क्या होती है, रिसोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है उसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, और इंडिया के लिए स्पेशली रिसोर्स प्लानिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्स एक्चुअल में है क्या। क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रकृति की दी हुई चीज़ ही रिसोर्स होती है? अगर नहीं तो फिर रिसोर्स बनाता कौन है? आज के लेक्चर के बाद आपको कोई जवाब मिल जाएगा। तो हमारा सबसे पहले कंसेप्ट आता है रिसोर्स का। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स इज एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी एंड वैल्यू एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स वो कोई भी चीज़ जिसका कोई यूज़ होता है, जिसकी कोई वैल्यू होती है और हमारे पास उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, जिसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। क्या है रिसोर्स? कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है आपका यूज़। कुछ भी यूज़ होता है उस चीज़ का, उसकी कोई वैल्यू होती है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसे अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। तो रिसोर्स क्या है? शॉर्ट में यूटिलिटी प्लस वैल्यू प्लस टेक्नोलॉजी, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिसोर्स के लिए। रिसोर्सेज जो है ना वो फिक्स नहीं होती, बल्कि वो रिसोर्स कब बनती है? जब हमारी ह्यूमन नॉलेज और टेक्नोलॉजी को हम मिक्स कर देते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और अपनी नॉलेज के बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं। इवन जो ह्यूमन बीइंग है ना वो भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। हमारा जो ब्रेन है वही तो हम अपने ब्रेन को यूज़ करके ही तो चीज़ों को रिसोर्स बना पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऐसे ही तो नहीं बन जा रही, ह्यूमन अपना ब्रेन यूज़ कर रहा है। कोई भी चीज़ है जैसे कि पानी है, पानी के कितने सारे यूज़ होते हैं, उन सब चीज़ों को जो रिसोर्स बनाया जा रहा है वो ह्यूमन ही तो बना रहा है। तो ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। रिसोर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बेसिक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या होती हैं। जो रिसोर्स होती है ना वो काफ़ी तरह टाइप की होती हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के साथ रिसोर्सेज को बांट सकते हैं। जैसे अगर हम ओरिजिन के बेस पे देखें ना, तो कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होती हैं, कुछ रिसोर्सेज जो होती हैं वो एंथ्रोपोजेनिक होती है, मतलब ह्यूमन मेड होती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होंगी? जो डायरेक्टली हम नेचर से ले रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्स हैं। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट को हम बना थोड़ी ना पा रहे हैं, हम सूरज से डायरेक्ट ले रहे हैं ना, नेचर में प्रेजेंट है, तो दैट इज़ योर नेचुरल रिसोर्स। अब कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती हैं जो लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है जैसे कि एजुकेटेड पीपल है, स्किल्ड पीपल है, दैट इज समथिंग ह्यूमन रिसोर्स। रिन्यूएबल, उसके बाद ना आप कैसे डिवाइड कर सकते हो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यूजेबिलिटी के बेसिस पे, कि आपने किसी चीज़ को यूज़ किया, क्या वो चीज़ ख़त्म हो गई या फिर वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी।
तो उन चीज़ों के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बांट देते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी क्यों ना यूज़ कर ले, वो कभी भी रिप्लेनिश होती नहीं है। सॉरी, हम उसे कितना भी यूज़ क्यों ना कर ले, वो ख़त्म नहीं होती हैं, वो वापस से रिप्लेनिश हो जाती हैं। कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट को हम कितना भी यूज़ कर लें, सनलाइट को हम एनर्जी में यूज़ कर रहे हैं, वो ख़त्म थोड़ी ना हो रही है, वो वापस से रिप्लेनिश हो जाती है, वापस से ऐसी हो जाती है। कुछ रिसोर्सेज जिन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल। हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं ना ऑटोमोबाइल्स में, तो वो जो फ्यूल होता है, जो हम कोयला यूज़ कर रहे हैं या फिर हम पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि हम जितना भी यूज़ करते रहें, हमारे पास अनलिमिटेड है और हमारे पास यूज़ करने के बाद वो वापस से बन जाएगा। तो उन्हें हम अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते ना, अनलिमिटेड यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने के लिए। तो जिन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनने के लिए, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे कि बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज होती हैं। बायोटिक रिसोर्सेज जो भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज है। जो भी हमें नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिल रही है नेचर के, वो एबायोटिक रिसोर्सेज है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? कोई भी चीज़ जिसकी कुछ यूटिलिटी है, वैल्यू है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको रिसोर्स बोलते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसे, हम रिसोर्स बोल सकते हैं। ह्यूमन भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ऐसे ही टाइप्स में हमने नेचुरल देखा, जो हमें नेचुरली मिल रहा है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जा रहा है, वो हमारे एंथ्रोपोजेनिक या फिर आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ऐसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए। रिन्यूएबल रिसोर्स चाहे हम कितना भी यूज़ कर लें, वो बनते जाते हैं बनते जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल हम उसे यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म होते जाते हैं। ऐसे ही बायोटिक है, बायोटिक बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, ए बायोटिक जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से आपके मिल रहे हैं। अब हमारा आता है, अगर हम रिसोर्स को ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें कि भाई रिसोर्सेज होती तो अलग अलग हैं, लेकिन उनकी ओनरशिप किसके पास होती है, उनका मालिक कौन होता है। तो रिसोर्स क्या होती हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक पर्सन से बिलोंग करती हैं। लाइक इंडिविजुअल रिसोर्स हम उनको बोलेंगे कि सिर्फ एक पर्सन के साथ बिलोंग करती है, वो रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। ऐसे ही कुछ रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ऑन करी जाती है, किसी एक की नहीं होती, वो आपकी कौन सी हो गई, वो आपकी कम्युनिटी रिसोर्स हो गई, कि लोकल पीपल हैं उनके द्वारा शेयर करी जा रही है। ऐसे ही कुछ रिसोर्सेज जो नेशन से बिलोंग करती है और कुछ रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज होती हैं। जैसे इंडिविजुअल है, हर एक इंसान के पास, आपके पास बाइक, कार, साइकिल, वट एवर यू आर ओनिंग, वो आपका खुद का है ना, आपने खुद के पैसे से खरीदा, आपकी खुद की रिसोर्स बन गई। ऐसे ही कोई चीज़ हो सकती है जो आपका कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जहाँ पे आप रहते हो, जैसे पार्क हो सकता है, ठीक है, रोड्स हो सकती हैं, वो आपके कम्युनिटी के लोगों की है, वो किसी एक पर्सन से बिलोंग नहीं करती। ऐसे ही आपकी नेशनल रिसोर्सेज होती हैं, आपके नेशन से बिलोंग करती है। भाई कोई एक स्टेट है, कोई भी आपकी जो हाईवेज हैं, वो आप ये नहीं बोल सकते किसी एक पर्सन का है या फिर किसी एक गांव का है, किसी एक शहर का है, वो आपके पूरे नेशन की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आप ओशन वाटर को देखते हो। ओशन वाटर को कोई एक कंट्री ये नहीं बोलेगी कि ये हमारी रिसोर्स है या हमारा इस पे अधिकार है, नहीं, वो सबसे बिलोंग करते हैं। तो ये ऑनरशिप होती है। इंडिविजुअल से भी बिलोंग कर सकता है, कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकता है, नेशन से भी, और इंटरनेशनल भी बिलोंग कर सकता है। अब रिसोर्सेज का ना कुछ स्टेटस भी होता है। वो स्टेटस क्या है, जैसे कि कुछ रिसोर्सेज जिन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होती हैं, ऐसे रिसोर्स जिनके बारे में आप जानते तो हो लेकिन उनको अभी आपने फुली यूज़ नहीं किया। कोई भी ऐसी रिसोर्सेज जिनके बारे में आप जानते हो लेकिन अभी उनको फुली यूज़ नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज जिनको आपने सर्वे किया, आपने मेजर किया, आपको पता है यूज़ कर सकते हैं और आपने उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको यूजेबल भी बना दिया। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक ये होता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल के साथ रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी हमने कोई टेक्नोलॉजी उसके लिए बनाई ही नहीं है। ठीक है, कि हमारे पास स्टॉक क्या है, स्टॉक ये है कि कोई सी चीज़ है ना, वो रिसोर्स बन सकती है, उसके अंदर पोटेंशियल है रिसोर्स बनने का, लेकिन हमारे पास तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसे रिसोर्स बना सकें। ऐसी को हम बोलते हैं स्टॉक। ऐसे ही जो रिजर्व्स होते हैं ना, वो स्टॉक का पार्ट होते हैं, जिसे हम करंट टेक्नोलॉजी के हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, रिजर्व में क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो भी एग्जिस्ट कर रही है, उसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम यूजेबल बना सकते हैं, वो रिजर्व हो गया।
लेकिन टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको यूज़फुल बनाने के लिए, वो आपका स्टॉक हो गया। तो पोटेंशियल कौन सी होगी, फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। डेवलप्ड कौन सी होगी, हम यूज़ कर रहे हैं। स्टॉक कौन सी होगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व कौन सी होगी, वो स्टॉक का ही पार्ट है, हमारे पास है, पोटेंशियल भी है, हमारे पास उसके लिए कोई अलग से टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी, उन्हीं की हेल्प से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। तो रिसोर्स प्लानिंग, हमें रिसोर्स को प्लान करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अगर हम रिसोर्स को प्लान नहीं करेंगे तो लोग इसका जो है वो अंधाधुंध यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से रिसोर्स जो होगी वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाएगी और काफ़ी डिस्पैरिटी भी सोसाइटी में आ जाती है कि एक इंसान के पास तो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं और दूसरे के पास रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपको ना जो सोसाइटी में आपको रिच और पुअर का गैप है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है ना वो बैलेंस्ड और सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ को इंश्योर करती है कि आपको जो रिसोर्स है ना वो आप बैलेंस तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, किसी भी रिसोर्स के बारे में आप आइडेंटिफाई करते हो, प्लान करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अब हमने यहाँ पे देखा कि सस्टेनेबल यूज़ करना है हमें रिसोर्स का, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आज के टाइम में आपको रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करनी है ताकि वो ख़त्म ना हो जाए और आने वाली जनरेशन को भी उसके बारे में कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग हमें क्यों ज़रूरत है, ताकि हम बैलेंस यूज़ कर सकें। हम उसमें क्या करेंगे कि हम रिसोर्सेज का कुछ ऐसे यूज़ करेंगे ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना हो और वो भी आराम से यूज़ कर सके। अगर हम अनप्लान्ड रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे ना कि अनप्लान्ड करके हम कुछ भी चीज़ें करे जा रहे हैं, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होने लग जाएगा और डिप्लीशन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आता है रिसोर्स को कंज़र्व करना। तो कंज़र्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या कहता है? कंज़र्वेशन का मतलब होता है कि आप रिसोर्स को काफ़ी वाइज़ली यूज़ करोगे और उसको प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि रिसोर्स जो है वो हमें मिल रही है तो हम उसको अंधाधुंध जो है वो कैसे भी यूज़ करते जाएँगे और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते जाएँगे, ऐसा नहीं है। कंज़र्वेशन का मतलब है कि हम वाइज़ली रिसोर्स को यूज़ करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो क्या है? यूज़, डोंट मिसयूज़। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अगर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है ना तो वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ यूज़ करना है, जितना हम काम हमारे काम का हो उतना हमें यूज़ कर लेना है। बाकी हमें ज़बरदस्ती का कि अवेलेबिलिटी है तो वेस्ट करें, ऐसा नहीं करना है, हमें उसको कंज़र्व करके रखना है। जैसे एफॉरेस्टेशन, रेगुलेटेड लैंड यूज़ हेल्प कंजर्व लैंड। जैसे अगर लैंड है, कोई भी ज़मीन है खाली पड़ी हुई है तो आप उस पे पेड़ पौधे लगा दो, वो कहीं ना कहीं एक यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा ना। बैरन लैंड है, कोई और चीज़ में यूज़ ही नहीं हो रही है तो आप उसको पेड़ पेड़ पौधे लगा करके यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है और असेंशियल हो जाता है। तो अगर हम लैंड को एज ए रिसोर्स बात करें तो जो ज़मीन है ना हमारी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये डिपेंड करती है, हमारे फिजिकल और ह्यूमन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर लैंड को हम डिग्रेड करते हैं ना तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है लैंड की वो कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी क्या है कि पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लैंड में कितना ज़्यादा कोई फसल हम उगा पा रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं, तो वो कम होने लग जाती है अगर हम लैंड को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन होता किस किस चीज़ से है, जैसे डिफोरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब चीज़ें जो है वो हमारी लैंड को डिग्रेड करती है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या चीज़ें हैं, इंडिया में ना रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अनइवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम खेती बाड़ी की बात करें तो हमें जो इंडिया का नॉर्दर्न नॉर्दर्न रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी वाला जो रीजन है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको फर्टाइल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप ओर्स की बात करो, मेटल्स की बात करो, तो वो आपको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। झारखंड में अलग, उड़ीसा में अलग, और कुछ मेटल्स आपको जो है वो राजस्थान में मिलेंगे तो वो बाकी के कंट्रीज़ में नहीं वो बाकी के स्टेट्स में नहीं मिलेंगे। तो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो काफ़ी अनइवन है। तो फ्यूचर जो है वो डिपेंड किस पे करेगा? सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे। हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत इसीलिए तो है क्योंकि हमें इंडिया में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो
डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेज का, वो काफ़ी अनइवन है। कोई चीज़ हमें साउथ में मिल रही है तो हमें नॉर्थ में नहीं मिल रही, कोई चीज़ नॉर्थ में मिल रही है तो ईस्ट में नहीं मिल रही, कोई चीज़ ईस्ट में मिल रही है तो हमें वेस्ट में नहीं मिल रही, है ना। तो सेंट्रल में है तो बाकी के रीजन्स में नहीं है। तो जिससे कि सभी लोग अच्छे से उसको यूज़ कर सकें, फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके। तो हमें उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना होगा ना, हम उसको अंधाधुंध तो यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें रिसोर्सेज को वाइजली और बेटर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत वाइजली यूज़ करना होगा। तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स तो लिमिटेड है लेकिन हमारी नीड्स अनलिमिटेड है। तो इसीलिए प्लान टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। सो तो हम प्लानिंग के साथ यूज़ करें ताकि हमें कल के दिन को सफ़र ना करना पड़े, कल के दिन को ये देखना ना पड़े कि अब हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी कि रिसोर्स का एक कंसेप्ट देखा। रिसोर्स क्या है, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी वैल्यू एंड इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ठीक है, किसी चीज़ की जो है वो यूटिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है हमारे पास, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसे अपना ज़रूरी बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि रिसोर्सेज के टाइप्स देख लिए हमने। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, कुछ रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं, कुछ बायोटिक हैं, कुछ एबायोटिक हैं। ऐसे ही ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल की ओनरशिप भी हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। स्टेटस क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होती है, डेवलप्ड रिसोर्स कौन सी है, स्टॉक्स क्या है, रिजर्व्स क्या हैं, ये चीज़ें देखिए। दूसरा, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है ना, और प्लानिंग ज़रूरी है ताकि हम बैलेंस्ड यूज़ कर सकें। उसी में हम कंज़र्वेशन की बात करते हैं। कंज़र्वेशन में हम क्या देखते हैं कि हमें यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। लैंड को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन होने से ना प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, और डिग्रेडेशन के मेन कारण हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट हमने देखा। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे रिसोर्सेज का होने की वजह से इंडिया में जो आपका रिसोर्स प्लानिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें रिसोर्स को काफ़ी वाइजली यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर हो वो सिक्योर हो और बेटर हो। तो फ्यूचर डिपेंड करता है कि सस्टेनेबल हम मैनेजमेंट रिसोर्सेज का करते हैं कि नहीं करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल क्या है, सॉइल भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना। अगर हम सॉइल को यूज़ नहीं करेंगे, सॉइल का मिसयूज़ करेंगे और सॉइल को जो है ऐसे ही बर्बाद होने देंगे, तो क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर उस पे डिपेंड करती है। हम अगर मोस्ट प्रोबेबली देखें तो हमारी लाइफ सॉइल पे डिपेंड करती है। तो हमें लाइफ को सॉइल को कंज़र्व करना क्यों ज़रूरी है। तो सॉइल का कंज़र्वेशन क्या है कि हमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन करके रखनी है। सॉइल इरोजन को हमें प्रिवेंट करके रखना है। सॉइल क्या होती है ना, सॉइल की लेयर बहुत थिन होती है। सॉइल को बनने में, जो मिट्टी होती है ना काफ़ी थिन लेयर की होती है, और इसको बनने में ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। थोड़ी सी भी सॉइल बनने में, सॉइल की एक छोटी सी लेयर भी फॉर्म होने में हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हेल्दी सॉइल बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, आपकी फॉरेस्ट के लिए, लाइफ के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेट करती है सॉइल, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग रहे हैं उसको फॉर्म होने के लिए। इसीलिए हमें ज़रूरी है सॉइल को कंजर्व करना ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रख सकें और इरोजन को बचा सकें। क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एफोरेस्टेशन, सॉरी, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ योर एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या है, मतलब जो सॉइल होती है ना, आपका कोई फील्ड होता है जहाँ पे मिट्टी होती है, अगर आप वहाँ पे पेड़ लगा दोगे तो वो मिट्टी बहेगी नहीं। वरना क्या होगा कि एक खाली फील्ड पड़ा हुआ है, तो खाली फील्ड में क्या होगा कि जैसे ही बारिश पड़ी या तेज़ हवा आई तो वो मिट्टी उड़ करके जाएगी, तो उस मिट्टी का कोई यूज़ थोड़ी ना हो रहा है, मिसयूज़ ही तो हो रहा है, सारा वेस्ट ही तो हो रहा है। तो उस जगह पे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा दो, जिसकी वजह से मिट्टी जो होगी ना वो बहेगी नहीं, इरोजन नहीं होगा, तो उसको यूज़ होगा, और वो सॉइल जो होगी वो वहाँ पे बाइंड होके रखी जाएगी। अब बहुत सारे हिली एरियाज़ होते हैं। हिली एरियाज़ में क्या होता है कि प्लेन तो नहीं है, वहाँ पे लेयर बाय लेयर बनी होती है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पे ना उस रन ऑफ, मतलब जो मिट्टी है पानी के बहाव से बह सकती है, तो पानी के बहाव से मिट्टी ना बहे तो जो हिली एरियाज़ होते हैं ना वहाँ पे कंटोर फ्लोइंग और टेरेस फार्मिंग करी जाती है। ठीक है, स्टेप्स में वहाँ पे फार्मिंग करी जाती है ताकि मिट्टी को बहने से बचाया जा सके। ऐसे ही स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है कि हवा से और पानी से मिट्टी ना बहे, तो जो क्रॉप्स होती है ना वो स्ट्रिप्स में लगाई जाती है। मतलब कैसे, ऐसे पट्टियाँ बना करके क्रॉप्स को उगाया जाता है जिससे कि इरोजन ना हो।
ऐसे ही शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाती है। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है कि जो ट्रीज़ होते हैं ना वो रोज़ में लगा दिए जाते हैं, सीधे-सीधे रोज़ में ना ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं। ठीक है? इससे क्या होगा कि जो फ़ील्ड होगा ना, एक फ़ील्ड है, अगर वो खाली फ़ील्ड है तो एकदम से हवा आएगी तो उस मिट्टी को बहा करके ले जाएगी। तो रोज़ में क्या करेंगे, रोज़ में ना ट्रीज़ लगा देंगे। अब जब रोज़ में ट्रीज़ लगा देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हवा की स्पीड होगी वो ट्रीज़ की वजह से स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मिट्टी होगी उस वो बह नहीं पाएगी, उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन किस चीज़ के लिए होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को आप लगाते हो, कि अभी एक आपका फील्ड है तो उसमें अभी आपने कोई सी एक क्रॉप लगाई, उसके बाद आप दूसरी क्रॉप लगाओगे, उसके बाद आप कोई दूसरी क्रॉप लगाओगे, तो इस तरीके से ना रोटेशन करके आप क्रॉप को लगाते हो, जिससे एक फील्ड में सिमिलर क्रॉप की वजह से क्या क्या हो जाता है, वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक अगर आप क्रॉप बार बार लगाते रहेंगे तो सिमिलर अमाउंट ऑफ मिनरल जो होगा ना वो वहाँ से निकलता रहेगा, जिससे आपकी जो सॉइल होती है ना वो सॉइल क्या होने लग जाएगी, वो सॉइल आपकी इनफर्टाइल होने लग जाएगी। ठीक है? इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए आपको क्रॉप रोटेशन ज़रूरी होता है। और आप डैम्स भी बना सकते हो। ठीक है? जिससे कि आपका जो फ्लो है, जैसे नदी है, नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रीम एकदम से आ रही है। सपोज़ करो नदी आ रही है यहाँ से, ये बहुत तेज़ से बहती हुई आ रही है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डैम बना सकते हैं। जिससे जो नदी है, ये तेज़ फ्लो में आपने डैम बना दिया तो यहाँ जो बाकी का जो आपका एरिया है ना, यहाँ से आपकी जो मिट्टी होगी ना वो बहेगी नहीं। ठीक है? तो हमने सॉइल कंजर्वेशन में एफोरेस्टेशन देखा, टेरेस फार्मिंग देखी, स्ट्रिप क्रॉपिंग देखी, शेल्टर बेल्ट्स देखा और आपकी मल्चिंग देखी, क्रॉप रोटेशन देखी। तो ये सब चीज़ें सॉइल कंजर्वेशन का ही एक पार्ट है। अब सॉइल के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं? इंडिया में सॉइल के बहुत सारे टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आपका टाइप आता है अलूवियल। तो अलूवियल सॉइल में होता क्या है? अलूवियल सॉइल ना आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने के लिए मिलती है। ठीक है? जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है और आपको रिवर डेल्टास के पास में एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलेगी। ये जो एलुवियल सॉइल होती है ना, ये बहुत फर्टाइल होती है और पोटाश इसमें बहुत ज़्यादा होता है और फॉस्फोरिक एसिड प्लस लाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके व्हीट, राइस, शुगर केन और जूट के लिए बहुत ज़्यादा लाइक सूटेबल होती है। तो अलुवियल सॉइल आपको मिलेगी कहाँ पे? जहाँ पे भी आपको रिवर का फ्लो देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे भी रिवर्स डेल्टास बनाएंगे, रिवर्स का फ्लो होगा ना, वहाँ पे आपको अलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलेगी और इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अलुवियल सॉइल का ही है। उसके बाद आप ब्लैक सॉइल देखते हो। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? ये डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। ठीक है? हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में और रिवर डेल्टास में देखा कि एलुवियल सॉइल मिल रही है। वहीं हम डेक्कन प्लेट्यूज जहाँ पे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, इस वाले रीजन में आपको ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलती है। कौन से वाले? ये जो रीजन है ना, ये आपका डेक्कन रीजन कहलाता है। तो इस रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगी ब्लैक सोय। तो ये इसका यूज़ किस में होता है? ये आपको कॉटन में यूज़ होती है। इसमें लाइम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। कॉटन, शुगर केन और ग्राउंडनट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कॉटन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? आपको या तो गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? कॉटन की आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, वरना महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल होती है ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। ऐसे ही एलुवियल सॉइल में आपको राइस और व्हीट देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको यूपी, पंजाब, ठीक है, और हरियाणा में देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको यूपी, पंजाब और हरियाणा में मेनली देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही रेड एंड येलो सॉइल आती है। ये रेड एंड येलो सॉइल पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाई जाती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा है? ये पेनिनसुलर पार्ट वो होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो यहाँ वाले प्लेट्यू में आपको देखने के लिए मिलेगी रेड एंड येलो सोइल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस वाले रीजन में। अब ये रेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। येलो इसलिए होती है क्योंकि येलोविश कलर की क्ले होती है। ये मिलेट्स के लिए, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद आती है आपकी लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल कौन सी होती है? जो आपकी काफ़ी हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में पाई जाती है। जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया। ठीक है? अब वेस्टर्न घाट्स हो गया, वेस्टर्न घाट्स में आपका ये वाला रीजन आता है। तो यहाँ पे बहुत बारिश पड़ती है, यहाँ से विंड्स आती हैं, तो ये बारिश वाला एरिया बहुत है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा।
इधर की साइड, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपको असम देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे पाई जाएगी, उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ना ह्यूमस की बहुत कमी होती है, पोटाश की कमी होती है, आयरन और एल्युमिनियम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जो फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पे भी हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ होंगे ना, तो वहाँ पे आपको ह्यूमस की कमी देखने के लिए मिलेगी और आयरन एल्युमिनियम काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। इस जो ये सॉइल होती है लैटेराइट सॉइल, इसमें जो आपको क्रॉप्स मिलेंगी वो टी मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी, कैश्यू मिलेंगे और रबड़ मिलेंगे, ठीक है। इसमें ना मैन्योरिंग की जाती है, मतलब पहले ना आपको खाद वाद दे करके आप इसको फर्टाइल बनाओगे थोड़ा सा, उसके बाद आप इसमें फसल उगाते हो। एरिड सॉइल कौन सी होती है? जो डिजर्ट रीजन में पाई जाती है, बहुत सैंडी, सैलीन और लो ह्यूमस की सॉइल होती है। इसमें आपको मिलेट्स, बार्ले, ग्राम देखने के लिए मिलेंगे और इरिगेशन की काफ़ी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फॉरेस्ट सॉइल सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे फॉरेस्ट वेजिटेशन होगी वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल होगी। ये भी जनरली लेस फर्टाइल और एसिडिक होती है। अब लेस फर्टाइल क्यों है? बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि भाई जहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है, बहुत बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत घने फॉरेस्ट हैं, तो इवन एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, तो वहाँ की जो सॉइल होती है ना वो बहुत लेस फर्टाइल होती है। ऐसा क्यों है? लेस फर्टाइल क्यों है? वहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ हैं ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो वहाँ की ज़मीन होती है ना, वो उसमें फर्टिलिटी नहीं होती, बल्कि जो पेड़ होते हैं वहाँ पे नेचुरली ऐसे पेड़ ग्रो करते हैं कि उन पेड़ों में बहुत न्यूट्रिएंट होता है। सॉइल उनकी न्यूट्रिएंट से भरी नहीं होती, बल्कि वो पेड़ होते हैं, और अगर आप वो पेड़ों को काट दोगे ना, तो उन पेड़ों को काटने के बाद वहाँ की जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है, एकदम से ग्रो नहीं कर पाती है। ऐसे ही पीटीएन मार्शी सॉइल कहाँ पे? जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ होंगे, आपके डेल्टास वाले एरियाज़ होंगे, ठीक है, ये वाले जो एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे आपको पीटीएन मार्शी सॉइल देखने के लिए मिलेगी। स्पेशली जो है ना, वो इधर वाली तरफ ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, और इधर ये गुजरात की साइड ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे पानी जो रुक जाता है, ठीक है। ये काफ़ी ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी रिच होती है और राइस के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हम देखते हैं ना वेस्ट बंगाल में राइस बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पीटीएन मार्शी। अब हम देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है। अब लैंड डिग्रेडेशन आपकी क्वालिटी ऑफ लैंड, अगर आपकी लैंड की क्वालिटी में डिक्लिनेशन देखने के लिए मिले तो वो लैंड डिग्रेडेशन होगा। इससे आपकी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अब इसके कारण क्या क्या होता है? ये डिफोरेस्टेशन की वजह से हो सकती है, आपने पेड़ हटा दिए तो उससे सॉइल इरोजन हो जाएगा ना, आपकी मिट्टी का न्यूट्रिएंट भी हो जाएगा, तो ये रीज़न हो सकता है आपके लैंड डिग्रेडेशन का। ओवर ग्रेजिंग हो सकता है कि पशु जो है बहुत ज़्यादा चारा चर रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे जो घास होती है ना वो रिमूव हो जाती है। माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, इसकी वजह से आपका लैंड सरफेस काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो ऐसा वेस्ट जो है वो लैंड के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे कि लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी फर्टाइल नहीं हो पाती, मतलब बैरन होने लग जाती है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस लैंड पे कुछ भी ग्रो नहीं होने देती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। अब ओवर इरिगेशन हो जाए कि कहीं पे किसी एरिया में आपने पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा इरिगेशन में आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, ओवर इरिगेट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ने लग जाती है। ऐसे ही सॉइल इरोजन से अब क्या होगा कि जो विंड थी ना, वो क्या करेगी, विंड आई या फिर वाटर आया एकदम से मिट्टी को बहा करके ले जाएगी, क्योंकि आपने लैंड को बहुत प्रॉपरली यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो वो ऐसे ही खाली पड़ी है, उसके ऊपर जो मिट्टी है उसको बाइंड करने के लिए कुछ नहीं है ना। तो जैसे ही हवा और पानी आएगी तो वो एकदम से उसको उड़ा के ले जाएगी। एसिडिफिकेशन क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सूखी हुई कोई कंडीशन है, बहुत सूखे की कंडीशन पड़ गई है और वहाँ पे आपको पानी नहीं मिल पा रहा आपकी ज़मीन को, तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस होने लग जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, कंज़र्वेशन। अगर हम लैंड को कंज़र्व करेंगे तो ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी में हम देख रहे हैं कि कंज़र्वेशन, अगर हम लैंड रिसोर्स को मैनेज करें और कंज़र्व करें तो क्या होगा। तो कंज़र्वेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ का, हम अपने रिसोर्स का वाइजली यूज़ करें और उसका मिसयूज़ होने से बचाएं। वो कैसे हो सकता है कि हम रिसोर्सेज को ना रेगुलेटली यूज़ करें, मतलब जो हमारी लैंड है, कोई भी कहीं की भी लैंड है ना, उसकी कुछ कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के हिसाब से हम यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधों को लगाएं ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस वहाँ पे मेंटेन रहे। जो वेस्ट लैंड है, मतलब
कोई वेस्ट लैंड है, कोई खाली लैंड पड़ी हुई है, किसी चीज़ में यूज़ ही नहीं हो रही है, तो हम उसमें कुछ प्रॉपर मेथड्स यूज़ करके ना उस वेस्ट लैंड को यूज़ करें। माइनिंग के ऊपर कंट्रोल करें ताकि जो लैंड होगी ना वो बैरन होने से बचे, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन हो और वो लैंड ख़राब ना हो। इरिगेशन हम प्रॉपर करें, ना तो हम ओवर इरिगेशन करें ना ही वाटर लोडिंग करें। ओवर इरिगेशन करने से क्या होगा कि जो हमारी ज़मीन होगी वो एसिड एसिड बन जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स का यूज़ करें, जैसे कॉन्टोर हुआ, प्लोइंग हुआ, मल्चिंग हुआ, ये सारे मेथड्स को हम यूज़ करके भी अपने लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब इंडिया में ना कुछ लैंड यूज़ पैटर्न है, वो क्या है कि अगर हम मेजर लैंड यूज़ कैटेगरीज देखें कि इंडिया की जो पूरी लैंड है ना, अगर हम उसको डिवाइड करें कुछ कैटेगरीज में, तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज़्यादा हमें नेट सोन एरिया देखने के लिए मिलेगा कि 46% जो इंडियन लैंड है ना, 46% इंडियन लैंड पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 22% जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो फॉरेस्ट एरिया में देखने के लिए मिलेगा, जो कि फॉरेस्ट कवर के अंडर हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें कुछ, तो अगर हम इसको अरेंज करें तो हमारा एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारा फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बैरन और अनकल्टिवेबल लैंड हमें देखने के लिए मिलती है। और बैरन अनकल्टिवेबल लैंड के बाद अगर हम देखें तो जो अवेलेबल ही नहीं है, जिस पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी हुई है, फिर वो वाली लैंड आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ग्रेजिंग लैंड है और फिर हमारे कुछ मिसलेनियस हैं, जैसे कि हमारे पास मैंग्रोव्स हैं, ट्री क्रॉप्स हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का कुछ सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की जनरेशन की नीड्स को फुलफ़िल करना, लेकिन वो फुलफ़िल करने के लिए आपको फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। उस यूज़ को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ कहते हैं। अब सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो वर्ड कहाँ से आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट निकल के आता है आपकी रायो अर्थ समिट से, ठीक है। रायो अर्थ समिट होती है आपकी 1992 में। 1992 में क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में बैठ कर के ना मीटिंग करती हैं, और उस मीटिंग में वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो वहाँ से ना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आता है, एक वेटलैंड रिपोर्ट आती है। उससे पहले ना एक वेटलैंड रिपोर्ट आती है, ठीक है। वो वेटलैंड रिपोर्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन देती है। वो क्या कहती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो है कि आज की प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स होती है उसको फुलफ़िल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ फ्यूचर जनरेशन। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये वेटलैंड रिपोर्ट की डेफिनेशन से डेफिनेशन दी जाती है। इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होता है कि हमें लैंड यूज़ जो है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से यूज़ करना है, फर्टिलिटी मेंटेन करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लैंड को डिग्रेडेशन होने से बचाना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और लैंड यूज़ प्लानिंग को हमें सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल गोल के साथ में इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या-क्या चीज़ें आज देखी? तो हमने क्या-क्या चीज़ें देख ली कि रिसोर्स का हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया, टाइप्स ऑफ रिसोर्स देख ली कि कैसे-कैसे नेचुरल ह्यूमन मेड होती हैं, बायोटिक होती हैं, और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होती हैं, ओनरशिप देख ली, रिसोर्स प्लानिंग देखी, और रिसोर्स का स्टेटस देखा क्या होता है, कंज़र्वेशन हम कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा क्या होता है, ठीक है। और क्या चीज़ें हमने देखी कि हम देख रहे हैं कि भाई रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, तो अगर लैंड रिसोर्स है तो उसमें हम सॉइल कंजर्वेशन देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी है, लैंड अगर डिग्रेड हो रही है तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, कंजर्वेशन हम मैनेजमेंट लैंड रिसोर्स का कैसे कर सकते हैं, और लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में क्या क्या थे, कि सबसे ज़्यादा हमारे पास लैंड कहाँ पे है जो हम कल्टीवेशन भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारी फॉरेस्ट एरिया लैंड आती है। तो लैंड क्या है, एक काफ़ी नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। और जितनी भी डिफरेंट तरह की सॉइल्स होती हैं, हमने देखा कि एलुवियल सॉइल है, आपकी रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, और भी बहुत सारी सॉइल हैं, ठीक है। उनका सबका डिफरेंट यूज़ होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर हमें बेटर फ्यूचर चाहिए ताकि हमें कल के दिन ये देखना ना पड़े कि भाई हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इसके लिए हमें लैंड रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लैंड रिसोर्सेज को नहीं, बल्कि ओवरऑल रिसोर्सेज का एक सस्टेनेबल यूज़ और एक प्लान्ड यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही था।
आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। जो भी मेन टॉपिक्स थे, जो भी मेन चीज़ें थी जो आपकी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं अलग अलग तरीके से, आई हैव ट्राई टू कवर दैम ऑल इन दिस चैप्टर। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी फाउंडेशन के। थैंक यू।